Hello, good morning everyone. Good morning, yeah, good morning Shreya, good morning Shubhangi, good morning Priyanshu, good morning Achal. Yes, very good morning, good morning Razia. Okay, तो चलिए ये गुड मॉर्निंग का सिलसिला चलता रहेगा, एक साथ बोल देते सबको गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? तो हम लोगों का जो थर्ड चैप्टर है, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर था और ये जुअलॉजी का 12th का फर्स्ट चैप्टर था। जुअलॉजी का 12th का ये सेकंड चैप्टर है और 12th के यूनिट 1 का फोर्थ चैप्टर है और वो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा, एकदम ब्रॉडली हमने पढ़ा, ठीक है, बहुत ही एलॉबरेटिव तरीके से हमने पढ़ा। ईच एंड एवरी पार्ट्स को हमने बहुत ही डिटेल और बारीकी से हमने समझा उसको कि वो क्या होता है, कैसे होता है, किस चीज से बना होता है, क्या फंक्शन करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ कुछ ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा लेक्चर है, ये जो हमारा चैप्टर है, ये कुछ उसी रिप्रोडक्शन से क्लोज्ड ये चैप्टर है, यानी लगभग वैसा ही एक चैप्टर है, उसी से ये चैप्टर रखता है, उसके कंटिन्यूएशन हम मान के चलिए कि हम कह सकते हैं इसको। जब हम 10th में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, यानी आई मीन ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं 10th में, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसमें हमने प्लांट के बारे में पढ़ा होगा, ह्यूमंस के बारे में पढ़ा होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी उसी में आ जाता है ना। तो ये रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है उसी का कंटिन्यूएशन है, इसीलिए हम लोग फर्स्ट यूनिट में ये डाल दिया गया है। क्या है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने कई सारे ऐसे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा जो कि नॉर्मली हम लोग उसका यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? बिकॉज लोग कहते हैं कि छी छी, ये क्या बोल रहा है, ये कैसे मतलब ओपनली ये सब बोल रहा है, ये सब चीजें जो समाज में सुनने को मिलता है, आस पड़ोस में सुनने को मिलता है। अगर आप बायोलॉजी टीचर अगर नहीं हैं और आप कोई डॉक्टर नहीं हैं और बाहर में जाके किसी रिप्रोडक्टिव या जेनिटल पार्ट्स के बारे में किसी को समझाते हैं या बताते हैं, तो कहेगा कि ये गंदी बातें कर, इज टॉकिंग अबाउट समथिंग नॉनसेंस। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप बायोलॉजी के फैकल्टी हैं या आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या फिर आप डॉक्टर हैं, तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे। लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे भी डॉक्टर को हमने देखा है जो खुद कहते हैं कि वो बाहर में उन लोगों ने कैसे कैसे प्रॉब्लम्स, अगर वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड्रोलॉजिस्ट, स्पेशली अगर हम एंड्रोलॉजिस्ट की बात करें, अगर एंड्रोलॉजिस्ट है तो एंड्रोलॉजी का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड्रोलॉजी का मतलब आपको पता होगा। एंड्रोलॉजी जैसे फीमेल में गायनोकोलॉजी होता है, वैसे मेल में एंड्रोलॉजी होता है। एंड्रोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मेल जेनिटल्स, स्टडी ऑफ मेल जेनिटल्स, यानी हम कह सकते हैं कि पीनिस के बारे में और मेन जेनिटल्स के बारे में पढ़ना, हम इसको उस स्टडी को हम कहते हैं एंड्रोलॉजी, ठीक है। और जो फीमेल के बारे में पढ़ता है उसको हम कहते हैं गायनेकोलॉजी, ठीक है, उस डिपार्टमेंट को हम गायनेकोलॉजी कहते हैं। और अगर हम ऐसे जो पढ़ते हैं उनको हम एंड्रोलॉजिस्ट कहते हैं और गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं फीमेल्स के बारे में पढ़ते। तो ऐसे बहुत सारे एंड्रोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो अपने इंटरव्यूज में, अपने प्रेस रिलीजेस में और या फिर कुछ जनरल कॉमन लाइव शेयरिंग्स में, उन्होंने सेमिनार्स में कई सारी चीजों के बारे में बताया, क्योंकि ये एंड्रोलॉजिस्ट हैं। और बाहर में अगर ये एंड्रोलॉजिस्ट होते हुए बाहर में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता, क्लिनिक में एक चेम्बर के अंदर ये सब बात कर सकते हैं, लेकिन यही अगर चेम्बर से बाहर चले जाते हैं और बात करते हैं तो लोग उनको बहुत सारे उल्टी सीधी बात सुना देंगे कि ये क्या बात कर रहा है, समाज में कैसी बात कर रहा है। अगर कोई मेल है, कोई पढ़ा लिखा मेल है, अगर अपनी वाइफ के पीरियड्स के बारे में बात कर देता है या फिर कुछ अपने वाइफ से ही बात कर ले या फिर फैमिली से बात कर ले या फिर कह कुछ प्रॉब्लम है, जेनिटल्स में प्रॉब्लम है, ये सब चीजें अगर खुलेआम बात होती है तो लोग इसको बहुत ही हीन भावना से देखते हैं।
और WHO कहता है, WHO, कि क्या ऐसे लोग जो ऐसे बातों को अजीब तरीके से, बुरी नजर से, या कह सकते कि अजीब ब्रॉड माइंडेड, नैरो माइंडेड होकर जो लोग रहते हैं, जीते हैं, वो क्या हेल्दी हैं? क्या वो फिट कहलाएंगे? तो वैसे लोगों को WHO अनफिट घोषित करता है, ऐसे लोगों को रिप्रोडक्टिवली अनहेल्दी घोषित करता है, कहता है कि नहीं, वो हेल्दी नहीं। तो क्या कहनाम है WHO का? WHO कहता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ जेनिटल्स के बारे में पढ़ना, या उसके प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना, या वो उसका हेल्दी रहना, नहीं। According to World Health Organization, or we can say WHO, reproductive health means a total well-being in all aspect. ठीक है? WHO क्या कहता है? WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? कहता है, देखिए, ये जो चैप्टर है, बता दें, आप लोगों का एक्सपेक्टेशंस लेवल ज्यादा है हमसे, मुझे पता है। रिप्रोडक्शन पे क्लासेस से ही हमें पता चल गया कि आप लोगों का जो एक्सपेक्टेशन लेवल है हमसे बहुत ज्यादा है, ठीक है? लेकिन हम पहले बता देते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेक्टेशन उस लेवल का मत रखिए। क्यों मत रखिए? क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है, ये 100% एनसीईआरटी ही हम लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी में दिया है आपको आते हैं, ठीक है? वही टर्म्स, वही एग्जाम्पल्स आपको आते हैं। इससे बाहर में 1% चांस रहता है, 1%, उससे भी कम चांस रहता है कि इससे बाहर से क्वेश्चन आए। इसलिए 100% हमें एनसीईआरटी ही फॉलो करना है, ठीक है? या 99% हमें इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी का स्टेटमेंट, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का टर्म ही फॉलो करना है। इसके अलावा कोई इसके लिए रेफरेंस बुक्स की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो हम आपको बताएंगे। उसके अलावा इस चैप्टर के लिए किसी भी तरह का, नीट के लिए हम बता रहे हैं, नीट के लिए किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसीलिए इसमें आप ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि एनसीईआरटी के अलावा हम आपको गोल गोल सारे जगहों पर घुमाएंगे, नहीं। एनसीईआरटी से ही हम बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी ही रहेगा, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? इसके अलावा कोई भी बाहर से चीज नहीं आएगा। सो अगर एक्सपेक्टेशन लेवल यहाँ पे है तो नॉर्मल पे आ जाइए, ठीक है? और अगर आप लोगों को लगता है कि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको एनसीईआरटी पूरा रट लिए हैं इस चैप्टर को, तो फिर आपके लिए ये जो लेक्चर है, ये फिर रिवीजन की तरह हो सकता है, मेन लेक्चर के रूप में नहीं हो सकता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा, और इस चैप्टर को खत्म होने तक ये दिमाग में हमेशा डाल के रखिएगा कि हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी इस पे फोकस करेंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी का है, और ये स्टेटमेंट आपको पूछा जा चुका है, आ चुका है एग्जाम में, इसीलिए स्टेटमेंट एज इट इज आपको याद रखना है, ठीक है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस reproductive health means a total well-being, a total well-being in all aspects, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, या सोशली हो, in all aspect ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि हम किसी और के बारे में बात करें, एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल, या फिर हम कह सकते दैट इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल,
ठीक है, फिजिकल मेंटल एंड सोशल, या फिर हम कह सकते हैं कि एनसीईआरटी में दिया है फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ठीक है, तो ये जो आपको स्टेटमेंट है, ये डब्ल्यूएचओ का स्टेटमेंट है, एज इट इज एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, डब्ल्यूएचओ का कहना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी हम एक इंसान रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कब कहलाएगा, जब वो सोशली फिट हो। ठीक है, यानी समाज में उसको किस तरीके से हम बात कर सके, समाज में वो खुलेआम बिना कोई संकोच के, बिना कोई शाइनेस के, इस सब के बारे में डिस्कस वो कर सकता है। उसका जो माइंड है, उसका जो थॉट है, वो नैरो माइंडेड नहीं है। ठीक है, वो नैरो माइंडेड सोच नहीं है, उसका ब्रॉड माइंडेड सोच है मॉडर्न वर्ल्ड का। ठीक है, सोशल, बिहेवियरल। ठीक है, बिहेवियरल यानी कहना ये कि अगर आप मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है, मेंस्ट्रुअल पीरियड में हो, आप 5 दिन का साइकिल में हो, आप किचन में नहीं जाओगे, आप अचार नहीं टच करोगे, अचार का बर्तन नहीं टच करोगे। ऐसा लोगों का मानना है कि अचार, पूजा घर में मत जाओगे, नहीं जाओगे। ठीक है, अलग से सोओगे, किसी से टच नहीं करोगे। ये सब चीजें जो है, ये बिहेवियरल इलनेस, इल बिहेवियर का प्रमाण देता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, सब लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे सामने जो स्टूडेंट्स का लिस्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, उसमें कई सारे क्या है, बॉयज। ठीक है, यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेटर भी हैं हमारे, है ना? हम एक टीचर है, हम ये सब लोग हम यहाँ पे हैं। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हमारे जो सामने जो स्टूडेंट्स हैं, यानी बॉयज एंड गर्ल्स जो भी हमारे सामने जो दिख रहे हैं, इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। अगर अपने रिप्रोडक्शन हमने आपको पढ़ाया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने आपको पढ़ाया, जब हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाया, उस वक्त मैंने आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बारे में बताया, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताया, यानी मंथली ब्लीडिंग, जिसको पीरियड्स, बहुत सारी चीजों, बहुत सारे नाम है उसके। उसके बारे में जब हमने बताया, हमने क्या बताया आपको, हमने ये बताया कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या होता है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है कि हमारा जो एग है ये फर्टिलाइज नहीं होता है, तो वो क्या होता है, वहां पे डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जिसके वजह से हमारा एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड होने लगता है। हाँ जी, कोई सांस बहुत ही गहरी गहरी, आयुषी सिन्हा। ठीक है, हमने ये कहा था, है ना, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, मतलब एंडोमेट्रियल लाइनिंग का ब्रेक होता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक हो जाता है, उसी को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। ये बात बताइए कि जब हम ये जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, क्या हमारे बॉडी के बाहर वजाइना के अलावा, वजाइनल डिस्चार्ज के अलावा, बॉडी के किसी भी अदर पार्ट्स से कुछ भी डिस्चार्ज होता है? क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा। क्या हमारे बॉडी के किसी अदर पार्ट से वो डिस्चार्ज होता है अदर देन वजाइना? वजाइनल डिस्चार्ज के अलावा होता है कि नहीं होता है? प्लीज टेल मी, चैट बॉक्स में अपना आंसर डालिए। बोलो पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन अभी पढ़ चुके हैं, क्या ऐसा होता है? तो सौरभ सुमन बोले नहीं, राशि ने बोला नो, आंचल, सुरुचि, शुभांगी, संजना, ये सब लोगों ने बोला नहीं, रुचिका ने भी बोला, दिलबर ने भी बोला, सब लोगों ने बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे बॉडी से कोई डिस्चार्ज अदर देन वजाइना, कहीं भी कोई डिस्चार्ज नहीं होता है। तो सोचो कि हम अगर अचार के बरनी में हाथ डाल के हम अचार निकाल कर खा लेते हैं, तो क्या वो अचार में कोई बैक्टीरिया चला जाएगा, कोई पैथोजन चला जाएगा, या कोई हमारा बॉडी का डिस्चार्ज, ह्यूमन फीकल डिस्चार्ज या यूरिनरी वेजाइनल डिस्चार्ज उसके अंदर चला जाएगा? नहीं होता है भाई, बिल्कुल नहीं जाता है। फिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि पीरियड्स है अचार में टच करो, कई सारे ऐसे दूर रहो, क्यों कहा जाता है? तो कारण है एक ही, मेंटल इलनेस।
ठीक है, यानी ऐसे लोग मेंटली इल हैं, या फिर कह सकते हैं उनको पता ही नहीं है कि ऐसा होता क्यों है। उनको पता ही नहीं है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का रीजन क्या है। इलिटरेसी, अनअवेयरनेस, ये सब कारण है उनके इस तरह के सोच का। हाँ, दूर रहने के लिए बोलते हैं, ये भी गलत है। मंदिर में जाने के लिए रोकते हैं, ये भी गलत है। क्यों गलत है? कभी कभी हम सोचते हैं, देखिए ये जो पूरा चैप्टर है, अच्छा अचार में फंगस लग जाता है, क्यों मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के समय हम अचार को टच करने से अचार में फंगस लग जाता है? ये किसने बोला? कहाँ का ये? अच्छा, अगर हम मान लीजिए कि पानी के हाथ से हम लोग टच कर रहे हैं अचार को, पानी के हाथ से हम अचार को टच कर रहे हैं, नॉर्मली हम टच कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि खराब हो जाएगा, पानी के हाथ से हम टच करेंगे। तो ठीक है, वो हमने मान लिया, ठीक है, ठीक है। हम मान के चलो कि हम किसी पानी के हाथ से टच करते या कुछ और फैक्टर्स की वजह से हम भी टच करते तो खराब हो सकता है। अगर हम भी टच करें तो खराब हो सकता है। क्या मुझे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आता है? मंथली ब्लीडिंग आता है मुझे? क्या मुझे पीरियड्स आता है? नहीं आता है, फिर भी वो खराब हो सकता है। और जिसको आता है वो भी अगर टच करता है तो भी खराब नहीं होता है। अच्छा, देखने भी नहीं दिया जाता है, देखो, देखने भी नहीं दिया जाता है। हम एक बात बताते हैं, ठीक है, ये चीजें गलत है, कंप्लीटली गलत है। लेकिन हमारे जो पूर्वजों ने ये जो नियम बनाया है, ये अनअवेयरनेस की वजह से बनाया है। लेकिन इसके पीछे एक छोटा सा रीजन ये हो सकता है, ऐसा हम सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है? क्योंकि जब हम लोग कुछ भी खट्टा चीज, कुछ, देखो भाई अपना माइक ना अनम्यूट कभी मत करो, हाँ, अनम्यूट तो बिल्कुल भी मत करो। और आयुषी, आपको ही बार बार हम बोल रहे हैं, अनम्यूट मत करिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हमें ये लगता है कि अचार अचार हो या कोई भी खट्टा चीज हो, खट्टा चीज के खाने से हमारे बॉडी में कई सारे मेटाबॉलिज्म जो है वो एक्टिव होते हैं। बहुत सारे मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में होते हैं। जब प्रेगनेंसी होता है, ठीक है, जब प्रेगनेंसी होता है तो प्रेगनेंसी के वक्त, है ना, प्रेगनेंसी के वक्त ये जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो हमारा जो मन है वो खट्टा खाने को मन करता है। एक्सपीरियंस है, सॉरी, मतलब ये एक्सपीरियंस करते हैं पर्सन, ठीक है। ये भगवान क्या क्या बोल रहा है, राइट। तो एक सेकेंड, एक्सपीरियंस करते हैं तो क्यों ऐसा होता है? हमारे मेटाबॉलिकली हमारे बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं। कुछ ऐसा भी प्रमाण है, कुछ ऐसा भी प्रूफ है कि मेल अगर ज्यादा खट्टा खाते हैं तो उनका ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होने लगता है। इसीलिए मेल्स ज्यादा खट्टा नहीं खाते। और ये साइंस है, ये बायोलॉजी है, इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है। लेकिन लेकिन ये क्योंकि सिर्फ पीरियड्स में, ये मुझे कहीं ना कहीं ये गलत लगता है कि सिर्फ पीरियड्स के वजह से वो करो। हाँ, ये हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है, उस वक्त अगर कोई भी खट्टा चीज अगर आप कंज्यूम करो या उसको देखो तो शायद मन में अजीब तरह के केमिकल लोचा क्रिएट हो और उस वजह से ये आपको मना किया जाए। लेकिन कई सारे डॉक्टर्स से हमने खुद पर्सनली इसके बारे में बात किया है, कई सारे डॉक्टर्स ने इसको नकार दिया है, सिरे से नकारा कि ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ये गलत है। कुछ बायोलॉजिकल प्रूफ्स हैं जिसको कहते हैं कि खट्टा खाने से, हमारे खट्टा खाने या देखने से हमारे मन में, हमारे बहुत सारे बॉडी में लोचा, केमिकल लोचा होता है। ये एक बायोलॉजिकल थोड़ा बहुत प्रमाण है। लेकिन वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से कहाँ तक रिलेटेड है, ये अभी तक कई सारे जितने भी डॉक्टर्स हमने बात किया उन लोगों ने सिरे से इसको खारिज कर दिया, ये गलत है, यानी ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये चीजें क्यों होता है, मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया जाता भाई? हम कभी कभी ऐसा सोच, देखो ये जो पूरा चैप्टर है ये डिस्कशन का ही, ऐसे ही डिस्कशन करके ही आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस चैप्टर में, ये चैप्टर क्यों दिया गया है, ये चैप्टर तो है इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की अहमियत को समझना। हम लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं, हम लोग स्टोरी लाइन बना रहे हैं, हम लोग प्लॉट कर रहे हैं,
ताकि आपके उसके इंपॉर्टेंस, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस और इस चैप्टर के बेस को, इस चैप्टर का जो फंडामेंटल है, इस देने का उद्देश्य है, ये पूरा पूरा हो जाए, है ना। इस पूरे हम इस पूरे बारीकियों को समझे, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है ना, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। हम कभी कभी सोचते हैं कि भगवान जब बना रहे होते हैं तब बनाते वक्त उन्होंने कितना सुंदर बनाया, कभी सिस्टम बना दिया, रेस्पिरेटरी नर्वस सिस्टम बना दिया, इतना सेल्स बना दिया, मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, और ये सारे जितने भी मेटाबॉलिज्म एकदम सिस्टमैटिक तरीके से मृत्यु तक बहुत ऐसे प्रोसेस होते हैं जो हमारे बॉडी में, इसके बारे में किसी को पता ही, धीरे धीरे डिस्कवरीज होने लगे, सारे चीजें जो है। सोचो अगर पेनिस भगवान ने अगर बनाया है, तो ये पेनिस और वजाइना जब भगवान ने बनाया है। अच्छा, मेरा वॉइस लैग कर रहा है क्या? कमेंट आया कि वॉइस लैग कर रहा है, अगर वॉइस लैग कर रहा है तो बता दीजिए। मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि मेरा नेटवर्क बहुत ज्यादा अच्छा है। कर रहा है कभी कभी, अच्छा, नेटवर्क का फ्लक्चुएशन की वजह से हो सकता है, देखिए। लेकिन मेरा तो यहाँ पे है तो अच्छा नेटवर्क दिखा रहा है, हाई स्पीड दिखा रहा है यहाँ स्क्रीन पे। अच्छा, हम क्या करें, अब अंबानी जी से बात करना पड़ेगा। ऑलवेज लीकिंग, नॉट लीकिंग प्रियांशु, इट्स लैगिंग, है ना। एंटीना लेकर खड़ा हो जाना पड़ेगा छत पे, तब जाके सही होगा। और तो और कुछ तो हम कर नहीं सकते यहाँ पे अभी फिलहाल, क्योंकि हाई स्पीड वाईफाई से कनेक्टेड है। ओके, तो क्या बात कर रहे थे? हाँ, भगवान ने पेनिस बनाया, भगवान ने वजाइना बनाया, क्यों बनाया? सौंदर्य, सौंदर्य के लिए एकदम। एक टाइम पास नहीं हो रहा था उनको भगवान ने, तो भगवान ने एक पेनिस डाल दिया, ऐसा है? भगवान ने एक वजाइना बना डाला, ऐसा है? भगवान टाइम पास के लिए बना दिए? नहीं भाई, इसके पीछे कारण है, इसके पीछे रीजन है, और ये हमारे बॉडी का एक पार्ट है। पेनिस भी वजाइना भी एक पेनिस, हाँ सॉरी, वजाइना भी एक बॉडी। जैसे आप लोग कहते हैं कि मुझे सर में दर्द है, मेरे कंधे पर लगता है कि कुछ इन्फेक्शन सा हो गया है, मुझे खुजली है, कुछ लोग खुजली भी कहते हैं, मुझे खुजली है, पता नहीं ये इचिंग हो रहा है, पता नहीं क्या क्या इचिंग हो रहा है। दिमाग लगता है कि हमारा यहाँ पे सर इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, लगता है मुझे लिवर खराब हो गया है। ये सब चीजें खुलेआम किसी से न डरते छिपाते नहीं है और कह देते, है ना। तो उस रिप्रोडक्टिव या जेनिटल पार्ट्स के बारे में बताने से हम लोग क्यों हिचकिचाते हैं? क्योंकि वो बचपन से लेकर हमें ऐसा ही फीड किया जाता है कि ना 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 ना, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। इसी वजह से जो जितने भी केसेस जो कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आते हैं, जो कि किसी को शेयर नहीं किया जाता है, डॉक्टर्स तक, लेट तक डॉक्टर्स के पास पहुंचता है, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। कई सारे ऐसे जेनिटल इन्फेक्शंस होते हैं, कई सारे ऐसे इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करता है, धीरे धीरे वजाइना से लेकर यूट्रस तक पहुंच जाता है, और ऐसे फीमेल्स प्रेगनेंसी भी अटेंड नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है। सैनिटरी पैड आने से पहले लोग कपड़े का इस्तेमाल करते थे, पत्तों का इस्तेमाल करते थे। आपने पैड बैन मूवी देखा होगा, उसमें बताया गया इसके बारे में, सच्चाई है। तब जाके सैनिटरी पैड और सैनिटरी पैड का आविष्कार हुआ। सैनिटरी पैड एक फीमेल थी जिन्होंने सैनिटरी पैड जो पहली बार डिस्कवर किया था, उनका नाम कई लोग यहाँ पे जानते हो, ठीक है। तो सैनिटरी पैड आया, ये क्यों? क्योंकि ये भी एक पार्ट है, और हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ तभी हम कहलाएंगे जब ये सब मामलों में हम खुले होंगे, हमारे विचार खुले रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे। हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी तभी कहलाएंगे जब हमारे जेनिटल रीजन भी साफ सुरक्षित है, हाइजीनिक है, साफ है, हेल्दी है, पेनिस का एरेक्शन हो रहा है प्रॉपरली, वजाइना से प्रॉपरली वहां पे आपको क्या वजाइना कोई इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है, पेनिस में अराउंड सराउंडिंग कोई इन्फेक्शन नहीं है, हाइजीन है, क्लीन है, हम उसके बारे में एकदम खुलेआम हम सोचते हैं, विचार करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसके कोई भी प्रॉब्लम से और के बारे में, तो हम हेल्दी हैं।
हम सोच समाज में घृणा नहीं फैलाते, हम समाज में इसके बारे में कोई भी गंदगी नहीं फैलाते, कोई भी किसी भी तरह का हम क्या नहीं करते, किसी भी तरह का कुछ अंधविश्वास नहीं मानते, फैलाते नहीं, ठीक है, मिथ्स एंड टाबू से हम दूर रहते हैं, हम हेल्दी। सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में हम खुलेआम बात करते हैं, हम हेल्दी हैं। पेनिस कहने में मुझे शर्म नहीं आती है, हम हेल्दी हैं। वजाइना कहने में मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है, सेक्स कहने में मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है ना, हम हेल्दी हैं। कॉपुलेशन कॉइटस किसके बारे में बात करने में मुझे शर्म नहीं आती, हम हेल्दी हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में, बच्चा के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में, कॉन्डम के बारे में मुझे बात करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, हम हेल्दी हैं। मेडिकल शॉप पे जाके कॉन्डम बोल के खरीद सकते हैं, हम हेल्दी हैं। मेडिकल शॉप पे जाके हम सैनिटरी पैड, विस्पर, पैम्पर, डायपर क्या क्या हम खरीद सकते हैं, हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। हम पेपर में लिखकर चिट को फोल्ड करके मेडिकल शॉप में आराम से, बिना किसी को ये देखकर कि हम कोई देख नहीं रहा, आराम से आहिस्ते से हम दे देते हैं और वो पढ़ के हमें रैपर पैक करके दे देता है, हम बीमार हैं। हम कॉन्डम कहने से पहले 100 बार सोचते हैं, हम बीमार हैं। हम मेडिकल शॉप पे जाके देखते हैं कि कोई आस पड़ोस कोई सुन तो नहीं रहा है, और आज हम छतरी, अम्ब्रेला, टोपी, ऐसे पता नहीं न जाने कितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स का इस्तेमाल करके हम कुछ कॉन्डम खरीदते हैं, हम बीमार हैं। हम ये सब मिथ एंड टाबू में भरोसा रखते हैं, हम बीमार हैं। हम अपने प्रॉब्लम्स के बारे में खुलेआम किसी से बात नहीं कर पाते, हम बीमार हैं। आई होप आपको हेल्दी और बीमारी में अंतर समझ में आ गया होगा। ये WHO कहता है, हम नहीं कह रहे, ये तरुण तिवारी नहीं कह रहा है, ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है। और यही मतलब है इस एक स्टेटमेंट का, एक छोटे से स्टेटमेंट का इतना बड़ा ब्रॉड मतलब है। आई होप आप लोगों को ये सारे मतलब समझ में आ गया होगा, ईच एंड एवरी टर्म यहाँ पे समझ में आ गया, राइट? चलिए, अगर ये बेसिक्स आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर बात करें तो उसमें प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज, हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसके क्या क्या स्ट्रैटेजीज निकाला गया है, भारत सरकार ने क्या निकाला है, हम उसमें क्या क्या प्रोग्राम्स है, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या उसमें काम कर रही है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, reproductive health, problems and strategies, problems and strategies, problems and strategies। अच्छा, एक और चीज है कि हमारे देश में या फिर पूरे वर्ल्ड में हमारे पहले के जमाने में क्या होता था कि जितने बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते थे लोग, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते थे, प्रेगनेंसी जो है वो हमेशा होता था, चाइल्ड मैरिज होता था, है ना, चाइल्ड मैरिज होता था, प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा होती थी, एक एक घर में 10-10, 15-15 बच्चे होते थे, ठीक है, एक ही फादर के 10-15 बच्चे होते थे। और फीमेल जो प्रेगनेंसी होता था वो स्टार्ट हो जाता था 12-13 साल में, प्रेगनेंसी शुरू हो जाता था, यानी शादी बहुत जल्दी होता था, अर्ली मैरिज होता था, जिसके वजह से मॉर्टेलिटी रेट जो होता था, मॉर्टेलिटी रेट यानी हम कह सकते हैं मॉर्टेलिटी रेट, या फिर हम सिंपल भाषा में बात करते हैं, बर्थ रेट बहुत ज्यादा था और डेथ रेट भी था, ठीक है, डेथ रेट भी ज्यादा था, बर्थ रेट जितना था उतना डेथ रेट भी था, राइट? तो जो मैटरनल मदर का डेथ रेट था, माता जो है वो प्रेगनेंसी के वक्त बहुत सारे माँ मर जाती थी, ठीक है, बच्चा पैदा करके, या बच्चा मरा हुआ पैदा होता था, या फिर जन्म के बाद कुछ दिन बाद बच्चा मर जाता था, या फिर माँ मर जाती थी क्योंकि माँ हेल्दी नहीं थी। अगर सोचो कि 5 साल के स्पैन में अगर 5 बच्चा हो जाता है ना, या सोचो कि 10 साल के स्पैन में या 15 साल के स्पैन में लगातार हर साल बच्चा होता जा रहा है, तो क्या होगा हेल्थ का?
सोच लो, अगर एक प्रेगनेंसी के बाद उसको रिकवर होने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं, प्रॉपरली रिकवर होने में 3 साल लग ही जाएंगे, लेकिन वो बिना रिकवर किए फिर से एक प्रेगनेंसी, फिर से एक प्रेगनेंसी, फिर से एक प्रेगनेंसी, ये सब क्या करता है? ये प्योर एंड प्योर माँ के सेहत के साथ खिलवाड़ है। ठीक है, माँ का सेहत बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से स्पॉइल होता है। पहला हेल्थ इश्यूज, उसके बाद क्या होते थे, उसके बाद आपको आपका क्या हुआ नाउ, ये माँ का प्रॉब्लम हुआ, माँ के प्रॉब्लम के बाद बच्चे जो है वो ऐसे ही जन्म ऐसे ही घूमते रहते थे, रोमिंग हियर एंड देयर, क्योंकि पहले के जमाने में क्या था कि ज्यादा उतना लिटरेसी नहीं थी, लिटरेसी रेट कम था, लिटरेसी रेट कम था तो पढ़ने लिखने का कोई टेंशन ही नहीं था, है ना, पढ़ाने का, पढ़ने लिखने का किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं था, राइट। और पढ़ने लिखने का टेंशन नहीं था। दूसरी चीज कि हेल्थ, हेल्थ यानी खान पान में भी किसी का, सोचो कि 10-15 बच्चे हैं और उसका एक कमाने वाला है, क्या एक कमाने वाला 15 बच्चों का सही से लालन पालन पोषण कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते थे बच्चे, ठीक है, सही से खाना नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे, ठीक है। तब जाके धीरे धीरे हमारे सरकार ने इसके खिलाफ क्या किया, इसके खिलाफ क्या किया, एक मुहिम जारी किया, ठीक है, और उसका नाम दिया फैमिली प्लानिंग, उसका नाम दिया फैमिली प्लानिंग, उसका नाम दिया फैमिली प्लानिंग। अब ये फैमिली प्लानिंग दिया, ठीक है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के बारे में हम बात करेंगे। फैमिली प्लानिंग दिया, फैमिली प्लानिंग आया, हमारे भारत सरकार ने क्या किया, नेशनल लेवल में आपको कंप्लीट रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्संस होने के लिए हमने फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम शुरू किया, और ये इनिशिएट हुआ 1951 में। ये कब इनिशिएट हुआ? ये इनिशिएट हुआ 1951 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसका नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज के सेकंड पैराग्राफ के 4th से 5th लाइन, 4th एंड 5th लाइन में इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन करके लेप मार्क करके रख सकते हैं, ये पूछा जा चुका है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहाँ है? तो ये एनसीईआरटी के सेकंड पैराग्राफ यानी 4.1 के फर्स्ट पैराग्राफ में आपको 4th और 5th लाइन में इसके बारे में दिया होगा कि क्या करते हैं, कई सारे हर 10 साल पे आपको एक सेंसस लिया जाता है, और वो सेंसस में आपको क्या किया जाता है, सेंसस लेने के बाद ये पता लगाया जाता है कि कितना इस साल में बर्थ रेट है, कितना डेथ रेट है। क्या होता था, जब धीरे धीरे जैसे ही हेल्थ यानी हमारे जो हेल्थ इश्यूज है वो खत्म होते गए और डेथ रेट जो है वो कम हुआ, डेथ रेट क्या हुआ, डेथ रेट हमारा कम हो गया। जब डेथ रेट कम हुआ तो क्या होने लगे कि पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़, ठीक है, ठीक है। एक उस पॉइंट पे हम आते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। एक प्रोग्राम था, ये फैमिली प्लानिंग का एक प्रोग्राम था। उसके बाद हाँ, जनगणना हो तो सेंसस, हाँ वेरी गुड, सेंसस होता था। ये तो फैमिली प्लानिंग का एक प्रोग्राम था। उसके बाद एक और प्रोग्राम लाया गया, जैसे कि बच्चे जो है सुरक्षित नहीं रहते थे, ठीक है, बच्चे जो जन्म लेते थे उनको पालन पोषण नहीं मिलता था, उनको सही से खान पान, बहुत सारी चीजें नहीं मिलती थी, माँ का सुरक्षा का ध्यान रखा गया। इसीलिए इसके लिए भी एक हेल्थ केयर प्रोग्राम बनाया गया जिसका नाम दिया गया RCH, जिसका नाम दिया गया RCH, यानी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो ये स्थापित किया गया। अब आपको ये सोचना है और मुझे ये पता करके बताना है, ये जो प्रोग्राम का उद्घाटन हुआ, ये जो प्रोग्राम बनाया गया, प्रोग्राम ये जो बनाया गया, ये प्रोग्राम कौन से साल में बनाया गया, ठीक है, ईयर क्या था, ये आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या कौन से साल में RCH का प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया, वैसे नॉन गवर्नमेंटल या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑल राइट। तो मुझे बताइएगा नाउ, ये जो फैमिली प्लानिंग के बारे में कई सारे चीजों में, कई सारे अखबार में
पोस्टर्स में, रेडियो में, टीवी में, नुक्कड़ नाटक, ऐसे कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया जाता था और कई सारे पोस्टर्स बनाए जाते थे, वॉल पे पेंट किया जाता था और अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश किया जाता था। ठीक है, हमारे जो ऑडियो विजुअल्स होते थे, यानी टीवी के माध्यम से बताया जाता था। ठीक है, टीवी के माध्यम से बताया जाता था। उसके बाद आपको नॉन गवर्नमेंटल बहुत सारे ऐसे एजेंसीज थे जिन्होंने इस अवेयरनेस को क्रिएट किया। ठीक है, कुछ स्टैम्प्स भी आपको मिलेंगे, देखने को मिलेगा स्टैम्प्स, जिसमें कि आपको एक माँ और बाप का फोटो है, बीच में 2 बच्चे का फोटो रहता है, यानी हम दो और हमारे दो का नारा लगाया गया। ठीक है, उसके बाद पेरेंट्स से, टीचर्स चीजों से हम क्या करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, कैंप्स लगाते हैं, नाटक करते हैं। ठीक है, उसके बाद ओह माय गुडनेस, कई सारे अलग अलग ईयर्स दिख रहे हैं। तो एक काम करिए, आप लोग अच्छे से इसको सर्च कर लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा। अभी कोई भी गूगल सर्च नहीं करेगा, है ना, यहाँ पे लेक्चर छोड़कर। तो इसको बंद करिए, यहाँ पे क्लास के बाद ही जो करना होगा करिएगा। ठीक है, तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीजें की गई। ठीक है, उसके बाद हमारे सेक्स एजुकेशन, यस वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे सिलेबस में सेक्स एजुकेशन का इंकॉर्पोरेशन करने के लिए एक अर्जी दिया गया। ठीक है, सेक्स एजुकेशन हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में होना चाहिए। इसके खिलाफ पहले जब ये शुरू हुआ, इसके खिलाफ सरकार पे बहुत सारे प्रेशर्स डाले गए, और मतलब इसको कि क्या गंदा सरकार है, ये क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। फॉरेन कंट्रीज में भी इसका सामना करना पड़ा सरकार को। इंडिया में नहीं, हर एक कंट्री में ऐसे कई सारे रिलीजियस बिलीफ वाले लोग होते हैं, मिथ एंड टाबू को मानने वाले ग्रुप होता है, गुट होता है, उनका कुछ और काम धंधा नहीं होता है। यही होता है कि लोग, सरकार क्या कर रही है, उसको किसी भी तरह से धर्म से जोड़ दे और उसको क्या करें, उस पर बहसबाजी शुरू कर दे, नारेबाजी शुरू कर दे, सरकार के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दे। ऐसा नहीं है। हमारा देश का सरकार हमारे हेल्थ के लिए, हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए बहुत प्लानिंग करती है, बहुत सारे मुहिम का मतलब इनिशिएशन करती है, बहुत कुछ करती है, बहुत सारे प्लान्स लाती है ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स करती है, ताकि हमारा जो पब्लिक है, जनता लोग जो है वो क्या कर सके, वो हेल्दी और अच्छे से रह सके। उनके हेल्थ केयर में बहुत फैसिलिटीज जो है वो सरकार देती है। दिल्ली सरकार आप दे सकते हैं कि हेल्थ केयर में कितना अच्छा फैसिलिटीज दे रही है। हम किसी सरकार के पक्ष में नहीं जा रहे पॉलिटिकली, हम पॉलिटिकल डिस्कशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग सरकार को कोसते हैं। हर सरकार में हर बुरी और अच्छी चीजें होती है, लेकिन हम उसको अच्छी चीजों को ग्रास्प करना चाहिए, बुरी चीजों को छोड़ देना चाहिए। सरकार, जो पहले का सरकार था, हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जो फैमिली प्लानिंग का ये जो इनिशिएशन है, ये आपको आरसीएच का इनिशिएशन है, कुछ भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहा है, कुछ मुहिम कर रहा है, उसमें बिना सरकार के सपोर्ट के नहीं होता। ठीक है, तो आरसीएच हो या फैमिली प्लानिंग हो या नुक्कड़ नाटक हो या पोस्ट का इनॉग्रेशन हो, टीवी में ऐड देना हो, पेपर में ऐड देना हो। ठीक है, वॉल पेंटिंग, सरकार ने बहुत सारे पेंटर्स को, बहुत सारे आर्टिस्ट को बुलाया और अलग अलग जगहों पर पेंटिंग करने का, ठीक है, सेम हम जच्चा बच्चा की सुरक्षा परिवार के हाथ, ऐसा कुछ स्लोगन बनाया गया, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड हेल्थ केयर, पता नहीं कुछ मिनिस्ट्री है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ना, बाल कल्याण मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, ये मंत्रालय बनाया गया कि महिला और बच्चे का, जच्चा और बच्चे का दोनों का ध्यान रखा जाए। तो बहुत सारी चीजें सरकार जो है वो लाई। पहले का सरकार, आज का सरकार, दोनों ने बहुत सारी चीजें की है। एक काम करिए, ये जो हमारे लेजेंड रॉ पबजी लवर हैं, वो अपना नाम रीनेम कर ले, नहीं तो हम इनको हटा देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। लेजेंड रॉ पबजी लवर अपना नाम रीनेम करके वापस से जुड़े, नहीं तो हम इनको अभी 2 मिनट में इनको हम रिमूव करेंगे। ऐसे नाम लेकर आप एंट्री मत करिए, ठीक है। पबजी लवर हैं, वो अपने घर पे हैं, तो यहाँ पे क्लास में आते हैं तो अपने ओरिजिनल नाम के साथ जुड़िए,
ऐसा कुछ अजीबोगरीब नाम अगर हम देखते हैं ना, ठीक है, अगर अजीबोगरीब नाम अगर देखते हैं तो हम तुरंत उसको हटा देंगे जो भी हो। तो कोऑर्डिनेटर अगर हम अभी अवेलेबल हैं कोऑर्डिनेटर्स, तो ये इसको ध्यान दीजिए। और इस बंदे को हटाइए, बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है। मुझे पता नहीं है इस ऐसे ऐसे अजीबोगरीब नाम से ना गुस्सा आता है। एनीवेज, अच्छा, एनीवेज लीव, जो भी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ तो ये सरकार हमारी ये आयोजन किया, उसके बाद स्टैम्प्स हमने जैसे बोला स्टैम्प्स भी आया है, इसके बाद सिक्के भी, कुछ ऐसे सिक्के भी आए जो कि इस पे बहुत सारे ऐसे जो कंट्रीज हैं उसमें ये सब चीजों के बारे में बहुत ही हेविली इंप्लीमेंट किया गया। और भारत ही एक पहला ऐसा देश है जिसने कई सारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एस्पेक्ट में मुहिम शुरू की है। इंडिया ही पहला ऐसा देश है जो बहुत सारे नए नए मुहिम जो है शुरू किया गया इंडिया में, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि हमारा ये फैमिली प्लानिंग जो है इंडिया ही ऐसा पहला देश है जो फैमिली प्लानिंग शुरू किया। ये फैमिली प्लानिंग का ये 1951 में फैमिली प्लानिंग बनाया, प्रोग्राम बनाया। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री। ये बहुत इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के बारे में। तो सरकार और इंडिया ऐसा नहीं, इंडिया पिछड़ा नहीं है, इंडिया ने बहुत कुछ अच्छा अच्छा काम किया है, ठीक है। सेक्स एजुकेशन हमारे सिलेबस में लागू करना, ये बहुत सारे ऐसे जो है वो बातें निकल कर आई, सेक्स एजुकेशन शामिल करना चाहिए। और देखिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्स एजुकेशन के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक तरह का सेक्स एजुकेशन ही है, ठीक है, जो कि हमारे स्कूल के 12th स्टैंडर्ड में ये डाला गया है, ठीक है। ये जानबूझकर ये सब्जेक्ट डाला गया, सिलेबस डाला गया है ताकि हमारे जो न्यू यंगर जनरेशन है, जो कि भविष्य फ्यूचर है, वो क्या कर सके, वो इसके बारे में उनको नॉलेज हो सके, सही नॉलेज हो सके, सही अवेयरनेस हो सके। ठीक है, ओके। तो उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, ये क्या होते थे कि हमारे इंफॉर्मेशन जो है सही नहीं था। तो इंफॉर्मेशन सही नहीं होने की वजह से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने इसको रिमूव कर दिया है, जो भी है, ठीक है। अब ये नहीं आएगा, आएगा भी तो अपना ओरिजिनल नेम के साथ आए तो आए, नहीं तो फिर से इसको हम रिमूव करके ब्लॉक कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। Proper information about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases like STDs, AIDS, would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductively healthy life. हमारे जितने भी ये आपको डिजीज के बारे में है, सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में है, सेफ सेक्स के बारे में है, एडोलेसेंट चेंजेस के बारे में है, ये सब चीजें जो है ये क्या था, ये हमारे सही जानकारी मिल सके बच्चों को, ये ही इस सेक्स एजुकेशन का एकमात्र लक्ष्य था। क्योंकि जो यंग जनरेशन जो ग्रो कर रहे हैं वो कंप्लीटली अवेयरनेस उनमें क्रिएट हो, अवेयर ही हो सारी चीजों के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिशन के बारे, डिजीजेस के बारे में, सेफ सेक्स के बारे में, ये सब चीजें उनको पता चले। एडोलेसेंस के पीरियड में 8th स्टैंडर्ड के बाद जब एडोलेसेंस बच्चे रीच करते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके वजह से कई सारे फ्लक्चुएशन, डिविएशंस आते हैं, बच्चे कई सारे गलत रास्ते पकड़ लेते हैं, ठीक है।
लव अफेयर्स में पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनल इम्बैलेंस, सडन हार्मोनल चेंजेस के वजह से इन्फैक्चुएशंस होने लगते हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 8th स्टैंडर्ड में प्यार और मोहब्बत की बातें करने लगते हैं। ये सब क्या है? ये सब उनकी गलती नहीं है, ये सब हार्मोनल चेंजेस है। और इस सब के अवेयरनेस, इस सब के प्रति, और गलत प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसी एज में गलत प्रैक्टिस में, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि 8th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी के बुक में रिप्रोडक्शन का, एडोलेसेंस का चैप्टर दिया है, और उनके बायोलॉजी टीचर ये कहकर उनको बड़े किए हैं कि बेटा ये घर पे जाके खुद से पढ़ लेना, और वो जो बुक में लिखेगा वो पढ़ेगा, समझ में नहीं आएगा गूगल सर्च करेगा, और गूगल सर्च में तो दुनिया की सबसे घटिया से घटिया इंफॉर्मेशन गूगल सर्च में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या है, गलत गलत चीजें उसके माइंड में जो है वो जा रही है, और वो गलत रास्ता पकड़ लेता है। इसीलिए ये फर्ज बनता है हर एक टीचर का, हर एक पीपल का जो एजुकेटेड है, जो जानता है इसके बारे में, अपने से छोटों को, अपने से जो अननोन पर्सन है उसको क्या करे, उसको उसके बारे में नॉलेज दे। इसीलिए हम चाहे 8th स्टैंडर्ड में हो, 10th स्टैंडर्ड में हो, या फिर 12th स्टैंडर्ड में हो, हम ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है इसके बारे में हम खुल के बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ही एक ऐसे हैं, इसके बारे में ना आप पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, ठीक है, मम्मी से बात कर सकती है, फीमेल से तो मम्मी से बात कर सकती है, लेकिन पापा से बात करने में बहुत सारे लड़के ऐसे जो पापा से बात नहीं कर पाएंगे इसके बारे में। पापा से तो कोई भी बात कर नहीं कर पाएगा, पापा रफ एंड टफ होते हैं ना, कुछ बच्चे पापा से बहुत कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, हमारे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज्यादा, तो नहीं बात कर पाते। फ्रेंड्स से बिल्कुल, कुछ कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो सही सलाह देंगे, लेकिन उस एज के फ्रेंड्स जो है वो खुद उस हार्मोनल चेंजेस और हार्मोनल इम्बैलेंस को जूझ रहे होते हैं। आप ही के एज ग्रुप के हैं, वो भी जूझ रहे हैं, तो सही सलाह नहीं दे पाएंगे। सही सलाह कौन दे पाएगा? सही सलाह हम जैसे टीचर्स दे पाएंगे। यानी बायोलॉजी का जो फैकल्टी है, जो बायोलॉजी की फैकल्टी है, बायोलॉजी का टीचर है, स्कूल का टीचर है, वही बता पाएगा। जो जानता है इसके बारे में वही इसके बारे में बता पाएगा, है ना। तो इसीलिए ये टीचर का, हर एक बायोलॉजी टीचर का फर्ज बनता है इसके बारे में पूरा पूरा इंफॉर्मेशन दे, पूरा नॉलेज दे। लेकिन फिर भी स्कूल के टीचर्स, बच्चों घर पे जाके खुद से पढ़ लो, समझ में नहीं आया तो इंटरनेट पे देख लेना, ये ऐसा होता है, टीचर्स ऐसे कहते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी, कई सारे ऐसे पिक्चर्स हमने देखा था, पोस्ट ऐसे देखा था, कुछ बच्चे हमें भी भेजे थे कि सर ये ऊपर में क्या लिखा था, ये चैप्टर का नाम लिखकर नीचे लिखा था सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी क्या है भाई? सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी करने वाला, सेल्फ स्टडी करने के लिए सीबीएसई ने डाल रखा है इस स्टैंडर्ड में, सेल्फ स्टडी करने के लिए। आप किस लिए, आपको आपके लिए डाल रखा है ना। तो ये कई सारी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि वैसे भी टीचर नैरो माइंडेड हैं, उनको लगता है कि ये हम, लड़की भी बैठी है यहाँ पे, लड़के भी यहाँ पे, कैसे हम इसके बारे में यहाँ पे हम बात करें, कैसे हम। वो टीचर नहीं है, असली में वो टीचर नहीं है। ठीक है, ऐसे कई सारे एनकाउंटर्स आपने किया होगा अपने लाइफ में, ऐसे कई सारी चीजें एनकाउंटर किया होगा। एनीवेज, इसके बाद तो ये अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए। इसके बाद हमारे पीपल को, कपल जो नए नए शादीशुदा कपल है, उनको सेफ सेक्स के बारे में बताना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए, और उनको या शादी करने से पहले मैरिज का एज डिसाइड होना चाहिए कि मैरिज का एज होना चाहिए। मैरिज होने के बाद उनको एजुकेट किया जाना चाहिए कि एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा कब वो प्लान करे, बच्चा प्लान करने का टेक्निक उनको बताना, टेक्निक इन द सेंस बच्चा कैसे प्लान करे, उनका इंटरवल क्या होना चाहिए, इस सब के बारे में बताया जाए, एजुकेट किया जाए। और उसके बाद आपको बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाए इसके बारे में बताया जाए, कॉन्डम्स के बारे में बताया जाए, डायफ्राम के बारे में बताया जाए, सर्जिकल कैप्स के बारे में बताया जाए, ठीक है, कॉपर टी और आईयूडीज के बारे में बताया जाए। तो ये सब के बारे में, और जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद का उसका केयर कैसे किया जाए, उसका न्यूट्रिशन, बच्चे को कैसे पालन पोषण किया जाए, माँ का ख्याल कैसे रखा जाए, ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें ये सरकार कहती है कि ये सब अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। और इसीलिए गांव घर में, हर गांव में आपने देखा होगा आशा की बहनें होती हैं। आशा बहन क्या करती हैं, उसमें पूरे इलाके में उनको कवर होता है कि ये सारे इलाका आपका है, तो सारे इलाके में कितने वहां पे प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, कौन प्रेगनेंसी अचीव कर रहा है, कौन नया नया शादी किया है, ये सब चीजें उनको पता होता है। और जैसे प्रेगनेंसी की बात आती है वो जाकर वो सारे लिस्ट देते हैं कि ये आपको करना है, दवा, टीकाकरण, ये सब चीज का वो ध्यान रखते हैं, उनके बाद आपको क्या क्या करना है। आशा बहन वो सबका, आशा बहन गवर्नमेंट द्वारा नियोजित एक सरकारी होती है, सरकारी नियोजित एक ऐसे मतलब और क्या कह सकते हैं, ऐसे स्टाफ होती हैं जो कि मदर और बच्चे का ख्याल रखना ही इनका एकमात्र काम होता है।
ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि बार बार एडवर्टाइजमेंट्स आपने सुना होगा, बार बार एडवर्टाइजमेंट्स आपने सुना होगा, टीवी में एड्स आते हैं कि 6 महीना तक माँ का दूध भी जरूरी है। और ये क्यों जरूरी है आपको पता है, क्योंकि आपने जस्ट अभी परसों ह्यूमन रिप्रोडक्शन और कोलेस्ट्रॉम के बारे में पढ़ा है। तो कोलेस्ट्रॉम के बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, लैक्टेशन के बारे में पढ़ा है। तो आपको पता है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है ना। और ये मेल और फीमेल का जो चाइल्ड का जो प्रॉब्लम चलता था कि लड़की हो तो मार दिया जाए, लड़का ही चाहिए मुझे, ये सब चीजें जो है, ये सब अवेयरनेस कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव ना करे, ये सब चीजें बताई जाती थी। फैमिली का साइज कितना हो ये बताया जाता था। इसीलिए एक नारा लगाया गया, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। अच्छा, आपको अगर ये सब इंफॉर्मेशन नहीं है तब जाके बहुत सारे क्राइम्स होते हैं हमारे देश में, है ना, बहुत सारे क्राइम्स होंगे, राइट। ओके। उसके बाद अच्छा, क्या हुआ कि हमारे देश में लड़के के रेशियो में लड़की की संख्या बहुत कम होने लगी, क्योंकि लड़कियों को मारने लगे लोग, कि लड़कियों को क्या करने लगे, लड़कियों को मारने लगे। और इसीलिए ये जो है, ये क्राइम का एक क्राइम है, कंप्लीटली क्या है, इलीगल है लड़की को मारना, लड़की का मारना, या फिर इसको हम कहते हैं फीटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड, उसको ये बहुत ही एक बड़ा क्राइम माना गया है। ठीक है। सेक्सुअल इस अवार देखो, मान के चलो कि क्या होता है कि कभी कभी बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ये सिखाया जाता है कि बच्चा ये क्या, बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, ये सब चीजें उनको अवेयर किया जाता है, बताया जाता है। क्योंकि क्या होते हैं कि बच्चों को ये सब चीजें पता नहीं होती है, और बहुत सारे ऐसे वहशी दरिंदे रोड पे घूम रहे हैं, ठीक है, आपको आस पड़ोस में समाज में मिल जाएंगे, जो कि एक छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ते हैं, है ना। तो वैसे अगर मान के चलो कि किसी के साथ ऐसा घटना हो जाता है, ठीक है, तो वो बच्चे बाहर बताने से डरते हैं। ठीक है, वो बच्चे क्या होते हैं, बाहर बताने से भी डरते हैं कि ऐसा उनके साथ हो रहा है या हुआ है। बाहर तो छोड़ो, कभी कभी ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं, ऐसे केसेस हमने सुना है, ठीक है, न्यूज में सुना है, पेपर में पढ़ा है, और कई सारे लोगों से हमने सुना है कि घर के रहने वाले, घर के अंदर में उनके परिवार वालों में ही ऐसे कुछ दरिंदे निकल जाते हैं जो कि बार बार सेक्सुअल अब्यूज करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज करते हैं। इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होता है। ये अब बच्चों को इसके बारे में हमें बताना चाहिए, ये क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या इसे कैसे बिहेव करने पर आपको बताना चाहिए हमें। इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, एक बच्चा एक एज ग्रुप पे आ गया, उसके साथ हमें फ्रेंडली बिहेवियर करना शुरू कर देना चाहिए, वो हमारा फ्रेंड बन जाता है। कहा जाता है कि कंधे से ऊपर अगर कोई बच्चा कंधे के बराबर हो गया तो अपना दोस्त बन जाता है, कंधे पे हाथ रख के उससे बात करनी चाहिए, वो दोस्त बन जाता है। कहा जाता है कि चप्पल अगर बाप का चप्पल बेटे में आने लगे तो वो अब बेटा बच्चा नहीं रह जाता है, उससे वो फ्रेंड बन जाता है ना। ये सब क्यों कहा जाता है, ये सब कहा जाता है क्योंकि खुल के बात करेगा, पेरेंट्स से खुल के कहेगा, लड़की है तो खुल के बात करेगी, है ना, ताकि उस ऐसे क्राइम से बचा जा सके, ऐसे क्रिमिनल से हमें बचा जा सके, एक सभ्य समाज का निर्माण हो। लॉ, कानून क्यों बनाया गया, कानून क्या है, व्हाट इज लॉ। लॉ एक ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन का समूह है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ रूल्स, एंड लॉ इज नथिंग बट इट्स अ कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस which is created to build a civilized society. लॉ का यही डेफिनेशन होता है। लॉ का डेफिनेशन क्या है, लॉ इज अ ग्रुप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, या फिर कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएटेड और बिल्ड अप टू क्रिएट और टू डेवलप अ civilized society, civilized, responsible and healthy society, ये कह सकते हो। तो ये हमें इसके बारे में अवेयरनेस चाहिए, अवेयर होंगे तभी ना पता चलेगा हमें क्या है क्या नहीं है। एनीवेज, तो कई सारे ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी तो अचीव कर जाते हैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी अचीव कर जाते हैं, प्रेगनेंसी के बाद तो क्या नहीं हो पाता है उनमें, वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, प्रॉपर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज नहीं उनको मिल पाते हैं, कई सारे अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे सपोर्ट नहीं उनको मिल पाते, एक्सपर्टीज नहीं मिल पाते, जिसके वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ जाती है, डिलीवरी में प्रॉब्लम आ जाती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाते हैं, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, ये सब चीजों के बारे में मेडिकल एक्सपर्टीज और मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिलता है। ठीक है, तो मिलना चाहिए। ठीक है, इस सब के बारे में, अबॉर्शन के बारे में कि सेफ अबॉर्शन कब तक पॉसिबल है, उसके बाद अबॉर्शन नहीं करना चाहिए, अबॉर्शन किस कंडीशन में किया जाए, इसके प्रति रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है,
कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाए, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम को कैसे क्योर किया जाए, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम कैसे डिस्कस किया जाए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, हम कैसे डील करें उस चीजों से, इनफर्टिलिटी के, ये सब के बारे में, ठीक है, सबके बारे में एक प्रॉपर असिस्टेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ यही सब तो कहता है, यही सब तो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, और ये क्या होता था पहले के जमाने में, वो लड़की को ये सब पता चल जाता था, लड़की को, और पता चलने के बाद को मार दिया जाता था। इसलिए ये एमनियोसेंटेसिस एक क्या है, एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है एमनियोसेंटेसिस, ये क्या है, एमनियो हमने पढ़ा था, हमने यहाँ पे पढ़ा था रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि एमनियोन क्या होता है। ठीक है, एमनियोन या फिर एमनियोटिक कैविटी या एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक कैविटी में जो एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं जो हमारे बच्चे के चारों तरफ होते हैं, ठीक है, वो आपको क्या होते हैं, वहां से सिरिंज से, नीडल से, इंजेक्शन से आपको वहां से फ्लूइड को ड्रॉ किया जाता है और उसके सेल को स्टडी किया जाता है, और उसके सेल के अंदर जो जीन्स है उसको स्टडी किया जाता है। और क्यों स्टडी किया जाता है, तो ये पता लगाया जाता है कि वो बच्चा हेल्दी है कि नहीं है, अगर बच्चे में कोई डिफेक्ट है कि नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर जेनेटिक डिफेक्ट के बारे में पता करने के लिए ये प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर ये प्रोसेस अगर जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पता करने के लिए लगाया जाए तब तक सही है, लेकिन ये क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। ये आपको लड़की है या लड़का है, ये डीएनए जेनेटिक्स पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। ठीक है, और इसी से क्या होता है, इसी से होता है फीमेल फीटिसाइड। और इसी को रोकने के लिए सरकार ने कानून बनाया। सरकार ने क्या किया, सरकार ने कानून बनाया। क्या कानून बनाया, सरकार ने कानून बनाया, आर्टिकल, कई सारे आर्टिकल्स इस पे बनाए गए, सेक्शंस बनाए गए कि अगर कोई भी डॉक्टर एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म कर रहा है, वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है और वो एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म कर रहा है, और वो एमनियोसेंटेसिस किसी जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए परफॉर्म कर रहा है, तब तक वो सही है। अगर वो फीमेल फीटिसाइड या फीमेल है या मेल है ये डिस्क्लोज कर देता है, या अगर बता देता है, और बताने के बाद ये बताना भी जुर्म है, ये बताना भी गैर कानूनी है। अगर ये बताया और पता चल गया किसी को तो उसको जेल हो सकती है, उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है, या जेल और फाइन हो सकता है। अगर बता के उसने फीमेल फीटिसाइड कर दिया तब तो बेटा गया। ठीक है, उसको 50,000 तक जुर्माना और 10 साल का जेल, या 5 लाख का जुर्माना और 10 साल का जेल, और उसका लाइसेंस रद्द किया जाता है। ठीक है, मतलब हमारे जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं, उस एम्ब्रियो का जो है सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, ये गलत है। ठीक है, डिटर्मिनेशन करके फीमेल फीटिसाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुत ही गलत बात है। तो फीमेल फीटिसाइड क्या है, फीटिसाइड का मतलब फीटस का डेथ, फीटस जो डेवलपिंग फीटस होता है उसको फीटल डेथ को ही हम फीटिसाइड कहते हैं। फीटल डेथ को ही हम क्या कहते हैं, फीटिसाइड कहते हैं। और ये जो फीटिसाइड है, ये जो फीमेल फीटिसाइड है, ये फीमेल फीटिसाइड कई सारे तरीके से किया जाता है। सुनोगे ना तो रूह कांप जाएंगे। ठीक है, रूह कांप जाएगा अगर सुनोगे कि फीटिसाइड कैसे होती है तो। लेकिन ये लोग करने में जरा सा भी संकोच नहीं करते हैं, लोग करते हैं, कराते हैं, आज भी होता है। कई सारे ऐसी जगहों पर आज भी ये प्रैक्टिस है कि फीमेल फीटिसाइड किया जाता है। अगर इसके खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जाता है, ठीक है, इसके खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जाता है। कई सारे ऐसे जो अनअवेयर्ड पर्सन्स होते हैं, वो अगर मान कर चलो कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, ऐसा भी होता है कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। ठीक है, शादी हो गया, शादी के 4 साल हो गया, शादी के 5 साल हो गया, और उसके बाद अभी भी बच्चा जो है वो माँ बाप को, पोता पोती का दर्शन नहीं हुआ, माँ बाप हो गए चिंतित,
लेकिन ये उनको माँ बाप को पता नहीं है कि आजकल का जो मॉडर्न जनरेशन है शादी से पहले ही ये करार कर लेता है, देखो भाई शादी के 4 साल 5 साल तक बच्चा नहीं होना चाहिए। अब लोग लाइफ को एंजॉय करें, लाइफ को फुल एंड फुल बैचलर लाइफ को हमने एंजॉय किया, अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे 4 साल 5 साल तक एंजॉय करेंगे, लाइफ को जिएंगे, हेल्दी अपने आप को पहले स्टेबल करेंगे, हम तैयार होंगे, मेंटली प्रिपेयर होंगे, उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे। ये तो पति पत्नी के बीच में डिस्कशन हो जाता है, लेकिन ये डिस्कशन जो है वो पेरेंट्स को नहीं पता होता है। 4 साल तक 5 साल तक नहीं हुआ, 1 साल नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा साल नहीं हुआ, सोचते हैं कि क्यों नहीं हुआ अभी तक। तीसरा साल नहीं हुआ, आस पड़ोस के जो मोहल्ले वाले हैं ये क्वेश्चन पूछते हैं, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, लगता है बच्चा को कुछ प्रॉब्लम है क्या ऐसा। 4 साल 5 साल हो गया, पक्का ये लोग कंफर्म कर देते हैं, सारे लोग ताना देने शुरू कर देते हैं कि ये बांझ है बांझ है, ऐसी बातें करने शुरू कर देते हैं। और क्या ये कहते हैं कभी कि आपको लड़के में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? कभी नहीं कहते, हमेशा कहते हैं कि लड़की में कुछ प्रॉब्लम है, लड़की बांझ है, लड़की बांझ है। ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बकवास बातें करते हैं। बांझ मतलब वो ह्यूमिलिएट करना शुरू कर देते हैं सोसाइटी समाज में। ऐसे लोग क्या रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसे लोग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर जब कहता है कि टेस्ट करा लेते हैं, ठीक है, माँ भी जाती है, पहले तो फीमेल को लेकर जाएगी, लड़की को लेकर जाएगी, लड़की को लेकर जाएगी, वो कहेगी कि डॉक्टर साहब बच्चा नहीं हो रहा, जल्द चेक करिए। बच्चा नहीं होता, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण कई सारे हो सकते हैं, मेल्स में भी प्रॉब्लम हो सकता है, फीमेल्स में भी प्रॉब्लम हो सकता है ना, मेल का भी प्रॉब्लम हो सकता है और फीमेल का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि बच्चा नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं, घर वालों को लगेगा, मम्मी पापा को लगेगा कि प्रॉब्लम लड़की में ही है। प्रॉब्लम किसमें है? लड़की में है। अब क्या होगा? अब लड़की का टेस्ट होगा, लड़की में कोई टेस्ट नहीं निकला, फिर भी लोग नहीं भरोसा करेंगे। हो सकता है भाई स्पर्म का काउंट कम है, ऑलिगोस्पर्मिया है। क्या है? ऑलिगोस्पर्मिया है। अच्छा बात बताइए, ऑलिगोस्पर्मिया का मतलब क्या है? हाँ बताइए तो जरा, व्हाट इज ऑलिगोस्पर्मिया? यस, व्हाट इज ओलिगोस्पर्मिया? आप लोग जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि ओलिगोस्पर्मिया किसको कहते हैं। आपने स्पर्म के बारे में पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ते हैं तो आपको ओलिगोस्पर्मिया के बारे में सर बताए होंगे। व्हाट इज ओलिगोस्पर्मिया? हाँ, ये जनरली बोल दिया मेल फर्टिलिटी इशू है राशि, ये तो सही पता है कि मेल फर्टिलिटी, स्पर्म का मतलब मेल है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है ऑलिगो यानी लेस, है ना। अच्छा चलो एक और टर्म देते हैं, एक और टर्म आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ऑलिगो, ऑलिगो से ही देते हैं यूरिया, ऑलिगो यूरिया, बताइए तो। नहीं दिलबर, यूरिया नहीं, यूरिन यानी लेस यूरिन आउटपुट को हम कहते हैं ऑलिगो यूरिया। हमारा जो एक दिन में एक होता है कि इतना ml जो है यूरिन निकलना चाहिए, अगर उससे कम निकलता है तो प्रॉब्लम है। 500 ml से कम निकल रहा है एक दिन में तो मे भी हो सकता है कि प्रॉब्लम, ऑलिगो यूरिया। एनीवेज, तो ऑलिगोस्पर्मिया। अच्छा एक और टर्म हम आपको यहाँ पे लिख रहे हैं, जूस्पर्मिया। व्हाट इज जूस्पर्मिया? व्हाट इज जूस्पर्मिया? बताइए। ऐसे कई सारे टर्म्स हैं यार, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये सब एम्स में क्वेश्चन आते हैं, ये सब एम्स के क्वेश्चन है, ऐसे भारी भारी भरकम वर्ड्स एम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकता है कि ओलिगोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया या फिर जूस्पर्मिया भी हो सकता है, ये मेल का प्रॉब्लम है। और देखो 70% 70 देखो 35 to 40% चांस रहता है आपको कि प्रॉब्लम किसमें हो, मेल में हो, ठीक है, और 60 to 65% चांस रहता है, ठीक है, कि प्रॉब्लम जो है फीमेल में हो, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि 75% तक जा सकते हैं फीमेल में प्रॉब्लम हो,
लेकिन मेल में भी तो प्रॉब्लम 25% तो हो सकता है ना भाई, तो मेल में चेक करने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मेल में चेक नहीं करता है, ठीक है। तो मेल में भी प्रॉब्लम हो सकता है, फीमेल में भी प्रॉब्लम हो सकता है, एनीवेज। तो ये बातें हैं, तो ये सब के बारे में लोग बात नहीं करते, ठीक है, ये सब के बारे में बात नहीं करते और फीमेल को कोसा जाता है, तो ये सब चीजें गलत है, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। तो दूसरी बात हम बात कर रहे थे फीटस के डेथ के बारे में, फीटिसाइड। तो फीटिसाइड करना बहुत ही मतलब गैर कानूनी माना गया है, फीटिसाइड जो है वो गैर कानूनी माना गया है, और ये गैर कानूनी है, इसीलिए हमें ये सब फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है, इस सब का ध्यान आप लोग को रखना है। तो ऑल राइट, चलो आज के लिए हम लोग यहीं पे इसको खत्म करते हैं। आज हम इसको क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगले क्लास में एनसीईआरटी का जो सेकंड पेज का 4th पैराग्राफ है, हम उसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, आई होप कि आपका आज का लेक्चर कुछ इंफॉर्मेटिव रहा होगा, ठीक है। पता नहीं अगले क्लास में, अब कब अगला क्लास है मुझे पता नहीं है, अगले क्लास आपको शेड्यूल होगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो शेड्यूल आपको मिलेगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। क्या है गूगल पे फैमिली प्लानिंग के बारे में पता नहीं क्या बोल रहे हैं, गूगल पे फैमिली प्लानिंग का ईयर 1952 दिया है, 1952 दिया है। गूगल की बात मत मानिए, गूगल की बात अगर मानना है ना तो गूगल से जाकर आप पढ़ लीजिए, जिसको गूगल के बात मानना है वो जाके गूगल से पढ़ाई कर सकता है, हमारा क्लास अटेंड करने की उसको जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी वो गूगल पे पढ़ाई कर ले, क्योंकि हम तो भाई यहाँ पे एनसीईआरटी में जो लिखा रहेगा हम वही पढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी ही हम मानते हैं कि एनसीईआरटी सही है, राइट। तो फिर रहने देते हैं, है? गूगल पे मत पढ़िए, गूगल पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। हम तो बोले ना गूगल पे भरा पड़ा है, अजीबो गरीब इंफॉर्मेशन है, क्या जरूरत है, बुक है हमारे पास, गूगल क्यों जाना है। टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड करिए एनसीईआरटी का, फिर पीडीएफ से पढ़ सकते हैं आप लोग, है ना। चलो एनसीईआरटी जो है वही मानना है भाई, वही गूगल से नहीं जाना है, क्योंकि एनसीईआरटी का आंसर ही ऑप्शन में आएगा और यही सही माना जाएगा, एनीवेज, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में पढ़ते हैं, और अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का पोर्शन। आप लोग पढ़कर आइएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बार पूरा चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं और फिर से अब दोबारा पढ़ रहे हैं, तो आई होप कि आपको ये सब पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, बाय बाय।